Hello and welcome back on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today in this lecture I will explain the second part of primary economic activities, lesson number 4 of standard 12 geography subject. In first lecture I am explain the activities related to the map and the table, and in this lecture I will explain the various kinds of economic primary activities such as hunting, gathering, animal husbandry, agriculture, fishing, lumbering, mining, etc. So let's begin with hunting. Hunting are the oldest economic activities known. Hunting was a primitive activity of man to obtain food. हंटिंग जो है ये ह्यूमन बीइंग की सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है. जब इंसान ने कोई दूसरी एक्टिविटीज़ वो नहीं करता था, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जब तक डेवलप नहीं हुई थी, तो उससे पहले इंसान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो था वो भटकते रहता था, wandering here and there in search of food. So hunting and gathering ये जो ऑक्यूपेशन जो है ये इंसान के सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है, जिससे इंसान जो है वो अपना फूड हासिल करता था और अपना सर्वाइवल करता था. A large number of animal species have become extinct or are on the verge of extinction because of large scale हंटिंग. तो दुनिया में बहुत सारी जो एनिमल स्पीसीज है वो फिलहाल जो है उसमें से कुछ स्पीसीज जो है बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई है लार्ज स्केल हंटिंग की वजह से, या कुछ एनिमल स्पीसीज जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ गई है ज़्यादा हंटिंग करने की वजह से एनिमल्स की. तो इस वजह से भी दुनिया के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जो कमर्शियल हंटिंग है उसे बैन किया गया है, ताकि जो एनिमल लाइफ है उसको कंजर्व किया जा सके और उसे प्रोटेक्ट किया जा सके. ऑल्सो मेनी लॉज आर बीइंग पास टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनिमल्स. सो उन्हें एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए और बहुत सारी उन्हें पनिशमेंट दी जाती है अगर कोई इलीगल हंटिंग करते हुए उन्हें पकड़ा गया. तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है अलग अलग कंट्रीज़ की हंटिंग को रोकने के लिए बहुत सारे कानून जो है उसे लॉस को पास किया गया है ताकि एनिमल लाइफ्स को बचाया जा सके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हंटिंग. सम ट्राइब्स प्रैक्टिस हंटिंग फॉर देयर सब्सिस्टेंस. तो हंटिंग पर तो अभी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो है वो बैन लगाया गया है, लेकिन कुछ जो ट्राइब्स है उन्हें उससे छूट दी गई है, वो हंटिंग उन्हें करने की परमिशन है. ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स है जो अपना सब्सिस्टेंस के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो आज भी बिल्कुल पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड है और हंटिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन है. लेकिन ये जो हंटिंग करते हैं ट्राइबल पीपल, ये स्मॉल स्केल पर करते हैं, इनका कमर्शियल कोई पर्पस नहीं रहता है. ये स्मॉल स्केल पर जितनी उनको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही वो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं और नेचर की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है हंटिंग करने पर. ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, फॉर एग्जांपल बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका, देन पिग्मीज ऑफ इक्वेटोरियल सेल्वास रीजन, बोराज, इस्कीमोज ऑफ टुंड्रा रीजन, सेंटिनल्स इन अंडमान ऑफ इंडिया, जारावाज एंड ओंजेस एक्सेट्रा हंट फॉर लाइवलीहुड. तो ये सिर्फ अपने लाइवलीहुड, अपने ज़िंदगी जीने के लिए हंटिंग करते हैं. इनके जो वेपन्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के रहते हैं, जिससे लिमिटेड स्केल पर हंटिंग की जाती है. और कमर्शियल स्केल जो है उसमें मॉडर्न वेपन यूज़ किए जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर एनिमल को मारा जाता है और एनिमल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होते जा रही है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ट्राइबल पीपल जो हंटिंग करते हैं वो नेचर की उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं. ओल्ड उनके वेपनर रहते हैं, जैसे एरो हो गया, बो हो गया, इस तरह के वेपन जो है वो एंशियंट वेपन का ही अभी भी यूज़ करते हैं.
then one activity is given there, find out with the help of the internet find about the wildlife conservation act. तो इंटरनेट की मदद से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च करनी है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है, जिसमें बहुत सारे लॉस पास किए गए थे एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपको ये आसानी से इंटरनेट पे सर्च करने के बाद मिल जाएंगे और आपको इसे नोटबुक में राइट डाउन करना रहेगा। देन सेकेंड ऑक्यूपेशन दैट इज गैदरिंग। तो इसमें फिर से एक एक्टिविटी दी गई है, कैन यू टेल। तो इसमें इमेज दी गई है और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इमेजेस गिवन अबव। तो ये जो इमेजेस दिए गए उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। सो आवर आंसर इज नंबर 1 इमेज इज हनी, सेकेंड ब्रश, देन chewing gum in third image, tuber leaves in fourth image, rope, then broom, ornaments and wild fruits are given in the image. So these are the various types of products are given in the image. Number 2, what are these products made from? So our answer is these products are made from nature. So ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो नेचर से बनते हैं, मैन मेड इसमें कोई नहीं बनता है। यहाँ तक कि जो च्युइंगम है ये भी एक ट्री से हासिल किया जाता है जिसका नाम है जेपोटा ट्री। तो उसका जो बेस प्रोडक्ट रहता है च्युइंगम का वो भी जेपोटा ट्री का ही एक प्रोडक्ट है जिससे बाद में च्युइंगम तैयार किया जाता है। नंबर 3, where do you find the raw materials that are required to make these products? तो ये raw materials हमें कहाँ से हासिल होता है? So our answer is the raw materials that are required to make these products find from forest product. तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट एरिया से मिलते हैं। हनी, देन ब्रश, देन जेपोटा ट्री फॉर chewing gum, देन लीव्स, रोप के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, ब्रूम्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। नंबर 4, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑब्टेनिंग दिस रॉ मटेरियल्स कॉल्ड? तो इस ऑक्यूपेशन को क्या कहा जाता है? सो आवर आंसर इज द ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड गैदरिंग। गैदरिंग मीन्स जमा करना, इकट्ठा करना है। तो सारे रॉ मटेरियल्स को ये जमा करने का काम करते हैं, रॉ मटेरियल्स गैदरिंग करने का ये काम करते हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी गैदरिंग की जाती है इसके अंदर। मेनी पीपल इन द वर्ल्ड प्रैक्टिस दिस एक्टिविटी विच इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो ये मेनली जो एक्टिविटी है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहती है। जितने भी रॉ मटेरियल्स है वो सब फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं। इसमें दे कलेक्ट फ्रूट्स, रूट, ट्यूबर लीव्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स फॉर देयर लाइवलीहुड्स। तो ये सारी चीज़ें वो गैदरिंग करते हैं फॉरेस्ट से। दे ऑल्सो कलेक्ट प्रोडक्ट्स लाइक गम, लैक, हनी, वैक्स, रबर एक्सेट्रा। Different types of forest products are collected. For example, cat it is also called as katta in Hindi, is collected from monsoon forest from खैर trees। तो खैर trees से जो है जो कत्ता जो है उसे obtain किया जाता है। Some of these products have a high demand in the market। तो जो प्रोडक्ट गैदर किए जाते हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट जो ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। फॉर एग्जांपल हनी हो गया, रबर हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में और इनसे प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। दिस एक्टिविटी इज कैरीड आउट ऑन लार्ज स्केल, लार्ज कमर्शियल स्केल। तो इसे कमर्शियल स्केल पर भी किया जाता है फूड गैदरिंग को। दिस ऑक्यूपेशन इज कैरीड आउट इन ऑल द फॉरेस्ट कवर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया में जितने भी फॉरेस्ट एरियाज है
उन सब फॉरेस्ट एरिया में जो गैदरिंग ऑक्यूपेशन है वो किया जाता है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर डेंस एंड एवरग्रीन, द क्लाइमेट इज ह्यूमिड एंड अनहेल्दी। तो इसमें जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार जंगलात का इलाका है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कमर्शियल गैदरिंग नहीं की जाती है। उसके मेन रीज़न है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत हार्श है ह्यूमन बींग के लिए, ह्यूमिड एंड अनहेल्दी क्लाइमेट है इंसानों के लिए। देन ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर रेंगने वाले जो जानवर है, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, और जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सो कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज नॉट डन ऑन लार्ज स्केल। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो फूड गैदरिंग है वो नहीं दी जाती है, वो पॉसिबल नहीं है। ये सारे रीजन है उसके। देन वन मैप इज गिवन हियर 4.1, जो हमने मैप पिछले लेक्चर में उससे रिलेटेड आंसर जो सर्च किए थे उसी के ऊपर नए क्वेश्चन दिए गए। ऑब्जर्व द गिवन मैप इन द फिगर 4.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। So question number 1, which countries in the monsoon region practice lumbering on large scale? तो कौन से मानसूनल कंट्रीज है जिनके अंदर जो लंबरिंग ऑक्यूपेशन है वो लार्ज स्केल पर किया जाता है। तो मानसून एरिया अगर हम देखें यहाँ पर, ये इंटायर एरिया जो है ये मानसून एरिया है जहाँ पर मानसून रेनफॉल होता है। तो यहाँ पर जो जो कंट्रीज में लंबरिंग की जाती है उसमें है इंडिया। तो इंडिया का साउथ इंडिया के अंदर जो कर्नाटक स्टेट है, देन उड़ीसा, यहाँ पर लंबरिंग एक्टिविटी की जाती है लार्ज स्केल पर। देन जो नॉर्दर्न पार्ट है ऑफ इंडिया का हिमालयन माउंटेन रीजन के अंदर भी लंबरिंग एक्टिविटी जो है वो की जाती है। नेपाल के अंदर लंबरिंग की जाती है। पाकिस्तान, देन यहाँ पर म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, हियर मलेशिया, सुमात्रा, जावा आइलैंड, देन इंडोनेशिया। तो ये सारे जो मानसूनल कंट्रीज है यहाँ पर ये लंबरिंग एक्टिविटी की जाती है। देन ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, तो यहाँ पर भी चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर भी लंबरिंग ऑक्यूपेशन किया जाता है। तो ये सारे के सारे मानसून एरिया है जहाँ पर इन कंट्रीज के अंदर लंबरिंग एक्टिविटी लार्ज स्केल पर की जाती है। नंबर 2, इन विच पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लंबरिंग कैरीड आउट? तो ऑस्ट्रेलिया के कौन से पार्ट के अंदर लंबरिंग एक्टिविटी कैरीड आउट होती है? तो वो है सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जो सदर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पार्ट के अंदर लंबरिंग एक्टिविटी होती है, और जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, इस कोस्टल एरिया के अंदर भी ईस्टर्न कोस्टल एरिया और सदर्न कोस्टल एरिया के अंदर लंबरिंग एक्टिविटी ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। नंबर 3, वाई डू यू थिंक लंबरिंग इज नॉट कैरिड आउट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका? तो अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर लंबरिंग एक्टिविटी क्यों नहीं की जाती है? तो उसका मेन रीज़न जो है ये नॉर्दर्न पार्ट जो अफ्रीका का, हम यहाँ से अगर मार्क करें इसे, तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ से इस लाइन के ऊपर, तो ये इंटायर एरिया जो है ये यहाँ पर सहारा डेजर्ट मौजूद है अफ्रीका के अंदर। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो यहाँ पर डेजर्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पर कोई फॉरेस्ट मौजूद नहीं है, सब डेजर्ट एरिया है। तो इसलिए यहाँ पर कोई ट्री और फॉरेस्ट नहीं होने की वजह से जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर लंबरिंग एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है उसे अगर हम छोड़ दे तो इंटायर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर अफ्रीका के यहाँ पर लंबरिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती है, क्योंकि पूरा एरिया जो है यहाँ पर सहारा डेजर्ट यहाँ पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है। नंबर 4, राइट ए नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लंबरिंग। तो जो लैटिट्यूड्स है और लंबरिंग जो ऑक्यूपेशन है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर हमें एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पर लिखनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर लैटिट्यूड्स जो दिए गए हैं,
तो लंबरिंग एक्टिविटी जो है लार्ज स्केल पर जो 60 डिग्री है यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यहाँ पर उससे 10 डिग्री नॉर्थ में मीन्स 70 डिग्री नॉर्थ का जो एरिया होगा यहाँ पर इस रीजन के अंदर, और जो यहाँ पर एक एरिया है, ये जो दो लैटिट्यूड्स है, ये 50 डिग्री लैटिट्यूड है और यहाँ पर है 70 डिग्री लैटिट्यूड। तो दुनिया में सबसे लार्ज स्केल पर जो लंबरिंग एक्टिविटी की जाती है वो इन दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबरिंग एक्टिविटी जो है वो पॉसिबल होती है 50 डिग्री टू 70 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर एक फेवरेबल क्लाइमेट पाया जाता है इस एरिया के अंदर लंबरिंग एक्टिविटी के लिए। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कॉनिफेरस फॉरेस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट एरिया है इसकी डिमांड जो है टिम्बर की जो वुड है यहाँ पर वो सॉफ्ट वुड पाया जाता है, जो ट्रीज की वुड रहती है यहाँ पर सॉफ्ट वुड ट्रीज रहती है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट रहते हैं ये ट्री। तो इसलिए इनकी डिमांड जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो ट्री पाए जाते हैं इनकी लकड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये ऑक्यूपेशन इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि क्लाइमेट पे असर पड़ता है लैटिट्यूड का। तो यहाँ पर इस लैटिट्यूड्स के बीच में कॉनिफेरस टाइप्स के यहाँ पर फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं और सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर लंबरिंग जो है इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, लंबरिंग इज नॉट डेवलप्ड ऑन ए कमर्शियल लेवल इन इक्वेटोरियल रीजन। तो जो इक्वेटोरियल रीजन यहाँ पर हम देखें इस पिंक लाइन को, ये इक्वेटर जो 0 डिग्री है लैटिट्यूड उसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर में बहुत ही स्मॉल स्केल पर लंबरिंग एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ जगह पर लंबरिंग है, इस जगह पर है अफ्रीका में, और जो एशियन आइलैंड कंट्रीज है यहाँ पर हमें लंबरिंग एक्टिविटी जो है बहुत ही स्मॉल स्केल पर होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा घने जंगलात वाला एरिया ये इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, इसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड वुड ट्रीज रहते हैं, इनकी जो लकड़ी रहती है बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बहुत कम रहती है। जो सॉफ्ट ट्री है उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो वुड पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहती है। उसके अलावा ये डेंस फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं रहती, यहाँ पर पहुँचना भी बहुत मुश्किल रहता है। देन यहाँ पर वेरियस टाइप्स के रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स मौजूद रहते हैं, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है ह्यूमन बींग के लिए। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो लंबरिंग कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन के अंदर वो डेवलप नहीं हो सकी है। Then one more activity is given here. Give it a try. Complete table 4.2 in your notebook. One has been done for you as an example. तो इसमें एक टेबल दिया गया है 4.2 जिसे हमें कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया है, किस तरह से हमें इस एग्जाम्पल को टेबल को कंप्लीट करना है। तो ये टेबल जो है लंबरिंग प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें 4 कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में टाइप ऑफ फॉरेस्ट दी गई है, सेकंड में रीजन, वो किस रीजन में फॉरेस्ट मौजूद है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट की क्या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थर्ड कॉलम में, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी इन फोर्थ कॉलम में दी गई है। सब फर्स्ट वन इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये किन एरियाज में पाया जाता है, तो वो है अमेजॉन रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका, कांगो रिवर बेसिन ऑफ अफ्रीका, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो जहाँ से इक्वेटर जो लाइन गुजरती है उन एरिया में ये सारे जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं वर्ल्ड में। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट,
इट इज़ ए डेंस फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट रहते हैं ये, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा ट्रीज जो रहते हैं मौजूद रहते हैं, बहुत घने जंगल रहते हैं ये। देन मेनी स्पीसीज इन ए स्मॉल एरिया, बहुत सारी जो स्पीशीज है ट्रीज की, प्लांट्स की, वो बहुत ही छोटे से एरिया में एक साथ यहाँ पर मौजूद रहती है। हार्डवुड ट्रीज, तो ये हार्डवुड ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त लकड़ी यहाँ पर मौजूद रहती है ट्री की। एक्सेसिबिलिटी इज डिफिकल्ट, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से एक्सेसिबिलिटी जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, बहुत डिफिकल्ट रहती है यहाँ पर पहुँचना। देन इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही इनहॉस्पिटेबल है, यानी कि अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल रहता है और बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इस जगह पर पाया जाता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरेस्ट के। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी, सो नंबर 1, डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज इन एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, तो डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से ये एरिया जो है इनएक्सेसिबल है और ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे इश्यूज है, यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल रहता है। देन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लंबरिंग, तो यहाँ पर जो लंबरिंग की जाती है, लकड़ी काटने की जो एक्टिविटी की जाती है, अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स से की जाती है, जो ओल्ड टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट है वही यूज़ किए जाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है यहाँ पर लंबरिंग के लिए। इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स कॉज प्रॉब्लम, तो यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स से, रेप्टाइल्स से, यहाँ पर बहुत सारे जहरीले जानवर वगैरह पाए जाते हैं, एनिमल्स वगैरह, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल रहता है। हार्डवुड इज कंपैरेटिवली लेस इन डिमांड देन सॉफ्टवुड, तो यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज है जिनकी डिमांड जो है वो कम पाई जाती है सॉफ्टवुड के मुकाबले में। देन प्रेजेंस ऑफ मेनी स्पीशीज इन वन रीजन अनप्रॉफिटेबल, तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज की स्पीशीज जो है वो एक ही जगह पर पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो इसका अनप्रॉफिटेबल रहता है ये, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही स्पीशीज के वहाँ पर ट्री मौजूद रहेंगे तो उससे प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर मिक्स फॉरेस्ट हो तो उससे प्रॉफिट जो है वो बहुत ही कम मिलता है। देन सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इट इज कम्स अंडर द मॉनसूनल रीजन, तो मॉनसूनल एरियाज के अंदर जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो किस एरिया में पाए जाते हैं, कौन से रीजन से उसके, वो है इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सेंट्रल अमेरिका, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, तो इन सारे एरियाज के अंदर ये फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट, सो नंबर 1, डेसिडुअस हार्डवुड ट्रीज, तो यहाँ पर जो ट्रीज पाई जाती है वो डेसिडुअस है, यानी कि डेसिडुअस जो है वो अपने पत्ते जो है शेड कर देते हैं, शेड देयर लीव्स, यानी कि जब ड्राई सीजन रहता है तब वो अपने पत्ते जो है अपने से अलग कर देते हैं, पत्तों को झाड़ देते हैं, और साथ ही साथ हार्डवुड है, सख्त लकड़ी इसकी पाई जाती है इन फॉरेस्ट में। इट इज़ मिक्स फॉरेस्ट, तो यहाँ पर भी वेरियस काइंड्स ऑफ स्पीशीज रहती है प्लांट्स और ट्रीज की। मेनी बुशेस ग्रो एट द बेस ऑफ ट्रीज, तो जो बेस रहता है ट्री का वहाँ पर बहुत सारी जो घास फूस रहती है जिसे हम बुशेस कहते हैं, वो वहाँ पर उनकी पैदावार होती है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, तो यहाँ पर ट्रीज जो है ड्राई सीजन के अंदर अपने पत्ते जो है वो झाड़ देते हैं, अपने से अलग कर देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लंबरिंग, यहाँ पर भी ट्रेडिशनल मेथड से ही लंबरिंग की जाती है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी, नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ मेनी स्पीशीज, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के स्पीशीज जो है प्लांट्स के मौजूद रहते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड टिम्बर फॉर वेरियस पर्पजेस, तो बहुत सारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसे क्लियर किया गया है, उनकी बड़े पैमाने पर कटाई की गई और उसे कन्वर्ट किया गया है एग्रीकल्चरल लैंड में, तो उससे जो फॉरेस्ट एरिया था उसे कन्वर्ट करके वहाँ पर अभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती है।
और जो टिम्बर है, जो लकड़ी का यूज़ किया जाता है, बहुत ही अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ के अंदर उसे यूज़ किया जाता है। लम्बरिंग एक्टिविटी नॉट मच डेवलप, तो यहाँ पर जो लम्बरिंग एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकी है। देन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, थर्ड टाइप टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसके जो रीजन्स है, एरियाज है, वो है जापान, नॉर्थ एंड सेंट्रल चाइना, साउथ रशिया, सेंट्रल यूरोप, साउथ अफ्रीका, चिली एंड अर्जेंटीना। तो इन सारे कंट्रीज और अलग अलग पार्ट्स में जो है इन कंट्री के ये टाइप के फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो मौजूद है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, तो बहुत सारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसे क्लियर किया गया है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। देन ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, तो ड्राई सीजन के अंदर जो ट्री रहते हैं अपने पत्ते जो है शेड करते थे, यानी कि पत्ते झाड़ देते हैं, शेड देयर लीव्स। इट इज ए हार्डवुड फॉरेस्ट, तो ये भी एक हार्डवुड फॉरेस्ट है। द फॉरेस्ट कंटेन्स ब्रॉड लीव्स, तो ये फॉरेस्ट के जो ट्रीज रहते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड रहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरेस्ट के। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लम्बरिंग एक्टिविटी, लम्बरिंग एक्टिविटी इज डेवलप, तो यहाँ पर लम्बरिंग एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है इन एरियाज के अंदर। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ टिम्बर, तो यहाँ पर टिम्बर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लकड़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से लम्बरिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है यहाँ पर। और साथ ही साथ ज़्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से इस एरिया में मशीनरीज का भी यूज़ किया जाता है। मैकेनाइजेशन ऑफ लम्बरिंग एक्टिविटी, तो मशीनरीज का यूज़ बड़े पैमाने पर, टेक्नोलॉजी एंड मशीनरीज यहाँ पर यूज़ की जाती है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर। देन टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है उसके जो रीजन्स है वो है नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, चिली एंड अर्जेंटीना। तो इन सारे एरियाज के अंदर टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट, तो उसमें सॉफ्ट वुड ट्रीज, तो यहाँ पर जो ट्रीज पाई जाती है उसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। देन टॉल ट्रीज, बहुत ज़्यादा हाइटेड ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। प्योर स्टैंड, प्योर स्टैंड मीन्स यहाँ पर एक ही टाइप की स्पीशीज जो है ट्रीज की वो एक साथ पाई जाती है, उनमें कोई मिक्स ट्री नहीं रहते, एक ही टाइप के ट्री यहाँ पर एक साथ एक एरिया में मौजूद रहते हैं। देन स्लैंटिंग लीव्स, तो जो लीव्स रहते हैं वो स्लैंटिंग रहते हैं, नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं और एक तरह से उन पर वैक्स की तरह कोटिंग रहती है। जो भी स्नोफॉल वगैरह रहती है वो उन लीव्स के ऊपर इकट्ठा नहीं होती है, बल्कि नीचे जो है वो स्लिप हो जाती है उन लीव्स के ऊपर से, जिससे वो प्लांट जो है हैवी स्नोफॉल के अंदर भी अपनी जगह पर टिके हुए रहते हैं। देन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, यहाँ पे बिल्कुल फेवरेबल क्लाइमेट पाया जाता है। एंड गुड एसेसिबिलिटी, तो यहाँ पर एसेसिबिलिटी भी रहती है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी हमें यहाँ पर अच्छी मिलती है। डेवलप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इस एरिया में पाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं होते, तो इसलिए यहाँ इनमें पहुँचना आसान होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लम्बरिंग एक्टिविटी, तो ट्रीज आर फेल्ड इन विंटर, तो यहाँ पर जो लम्बरिंग एक्टिविटी की जाती है वो ज़्यादातर जो ट्री की कटाई की जाती है वो विंटर सीजन में की जाती है। देन लॉग्स आर पाइल्ड ऑन रिवर बेड्स, तो जो लॉग्स रहते हैं, जो कटे हुए ट्रीज रहते हैं, जो वुडन लॉग्स रहते हैं, उन्हें रिवर बेड्स पर रखा जाता है। लॉग्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑटोमेटिकली डाउन द स्ट्रीम्स, तो इस तरह से अगर हम देखें इमेज में, तो इस तरह से जो कटे हुए ट्री के लॉग्स रहते हैं उन्हें रिवर बेड पर रखा जाता है और ये लॉग्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑटोमेटिकली डाउन द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम रहती है, जो रिवर रहती है
उसके बहाव के साथ, उसके फ्लो के साथ ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रीम के साथ ट्रांसपोर्टेट होते हैं। देन सॉ मिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। तो जो भी लंबरिंग सॉ मिल्स रहती है वो रिवर के बैंक्स में, रिवर के किनारे के एरिया में ही वो मौजूद रहती है। जिस तरह से अगर देखें हम, तो ये मिल है, लंबरिंग मिल, तो बिल्कुल ये रिवर के बैंक पर ही उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि जो भी ट्रांसपोर्टेड जो लॉग्स है वो डायरेक्टली वो बैंक तक पहुंचे और वहां से उस बैंक से फिर उसे उठाकर क्रेन या जो जेसीबी मशीन रहती है उसके जरिए उसे जो सराउंडिंग एरिया रहता है वहां तक उसे पहुंचाया जाता है मिल के अंदर। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी वहां पर रिवर के थ्रू पॉसिबल हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लंबरिंग एक्टिविटी जो है वो की जाती है टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट एरिया के अंदर। लंबरिंग एक्टिविटी अब हम उसे ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अमॉन्गस्ट ऑल अदर एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द फॉरेस्ट, लंबरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। तो जितने भी हमने फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट एक्टिविटी देखी है उसमें सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो एक्टिविटी की जाती है वो है लंबरिंग, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है वर्ल्ड के अंदर जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। देन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वेजिटेशन वी डिवाइडेड अर्थ इनटू वेरियस नेचुरल रीजन। तो जो भी वेजिटेशन का नेचर है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ल्ड को डिवाइडेड किया है नेचुरल रीजन के अंदर। द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव हार्डवुड। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर जो ट्रीज पाए जाते हैं वो हार्डवुड ट्रीज रहते हैं। ऑल्सो दिस फॉरेस्ट आर एवरग्रीन एंड हेंस कमर्शियल लंबरिंग कैन नॉट बी डन इन दिस फॉरेस्ट। तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं और यहाँ पर कमर्शियल लंबरिंग जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकी है, कैन नॉट बी डन इन दिस फॉरेस्ट एरिया। तो जो जिसे मैंने टेबल में भी इसे मेंशन किया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, देन हार्डवुड है, इंसेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया में लंबरिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकी है। देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस और मॉनसून फॉरेस्ट आर नॉट डेंस। तो जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस और मॉनसून फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं रहते, बहुत ज़्यादा घने जंगल नहीं रहते। मैनी बुशेस ग्रो एट द बेस ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की यहाँ पर जो घास वगैरह रहती है वो ट्रीज के बेस के ऊपर उसकी ग्रोथ होती है, वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं ट्री के साथ। सिंस दिस फॉरेस्ट आर नियर एग्रीकल्चरल लैंड एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। तो ये जो फॉरेस्ट है मॉनसून फॉरेस्ट, इन एरियाज की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ ये जो एरिया है, ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो एग्रीकल्चरल लैंड के बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है। तो इस एरिया को दे हैव बीन डिफॉरेस्टेड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस ऑन लार्ज स्केल। तो इस फॉरेस्ट एरिया को वो क्लियर कर देते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, और वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो की जाती है लार्ज स्केल पर। देन इन द coniferous forest only one species of trees is found in an area. These trees grow tall. तो कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट है यहाँ पर एक बड़े से एरिया के अंदर सिर्फ एक ही तरह की स्पीशीज जो है ट्री की वो पाई जाती है, और ये जो ट्रीज रहते हैं बहुत ज़्यादा टॉल रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी हाइट रहती है। That's why in the world the lumbering activity is mostly practiced in the coniferous region. तो ये इमेज अगर हम देखें, ये कॉनिफेरस ट्रीज, तो इस तरह के ट्री रहते हैं, बहुत एक ही तरह के ट्रीज जो है एक बड़े से एरिया में डेवलप रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी हाइट रहती है, बहुत ज़्यादा टॉल रहते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो वुड रहती है वो सॉफ्ट वुड ट्रीज रहती है, हल्के रहती है और बहुत ज़्यादा इनमें मजबूती भी रहती है, और इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर लंबरिंग एक्टिविटी जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट एरिया में किए जाते हैं। ये उसकी इमेज कॉनिफेरस फॉरेस्ट की इस तरह की ये फॉरेस्ट दिखाई देते हैं।
Then today wood is used on a very large scale for various purposes. Hence the percentage of forest in the world is decreasing drastically. तो वुड की बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से वुड का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे डिमांड होने की वजह से यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से, उनकी ज़्यादा कटाई होने की वजह से। तो ये इससे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ते हैं। एज ए रिजल्ट हजार्ड्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट आर ऑकरिंग। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है और जो नेचुरल हजार्ड्स है वो ऑकर होते हैं। सो एक एक्टिविटी है फिर से यहाँ पर, कैन यू टेल लिस्ट आउट द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। जो डिफॉरेस्टेशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, इन्वायरमेंट के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो उसके जो इफेक्ट्स है डिफॉरेस्टेशन के, तो उसमें डिक्रीज इन रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होने की वजह से जो रेनफॉल अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाती है। देन इंक्रीज ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स। तो यहाँ पर फ्लडिंग और ड्रॉट्स के हालात बहुत ज़्यादा वो किसी भी एरिया में अभी आते हैं फ्लड के, और ड्रॉट्स जो है बहुत ज़्यादा होती है। देन सॉइल इरोजन होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइक्लोन्स, तो जो चक्रवाती तूफान वगैरह रहते हैं उनकी नंबर में भी इंक्रीज हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी साइक्लोन्स वगैरह हमें न्यूज़ में भी दिखाई देते हैं कि अलग अलग एरियाज में बहुत साइक्लोन्स के जो नंबर है वो बढ़ गए। ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स, बर्ड्स की स्पीशीज है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है या बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएंगी। इस तरह की सिचुएशन वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स स्पीशीज कंसिडर्ड इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। तो बहुत सारे प्लांट्स और जो ट्रीज की स्पीशीज है वो भी इंडेंजर्ड है, यानी कि उन पर भी बहुत ज़्यादा खतरा है कि उनका भी पूरी तरह से एक्सटेंशन हो सकता है, पूरी तरह से वो उनकी स्पीशीज जो है वो खत्म हो सकती है बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से। तो इसमें और भी पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, ये क्लासरूम में आप ग्रुप डिस्कशन करके इसमें और पॉइंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो जिसमें हमने 3 प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखे, लंबरिंग, गैदरिंग एंड हंटिंग। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द अदर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ चैप्टर नंबर 4. Thank you.